हाँ जी, तो आज अपन अध्ययन करेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी की। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स मैसन के द्वारा। और कब दी गई? 1826 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। 1856 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा भी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की इन जानकारियों के बाद भी इसका अधिक अस्तित्व प्रकाश में नहीं आया। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इसी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आप कह सकते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इस विभाग की स्थापना हुई। और कब हुई? 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक थे जॉन मार्शल। और इन्हीं जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया। कौन से स्थान का? हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया। तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। और ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम इस सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने वाले विद्वान थे, जिनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो देखिए, धीरे धीरे इस सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थान प्रकाश में आए। और ये भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ ये 3 देशों में, या भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में ये विस्तृत है। कौन कौन से हैं 3 देश? भारत, पाकिस्तान और तीसरा जो देश है वो है अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में विस्तृत है? 3 देशों में विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त होते हैं वो किस देश में मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। और सबसे कम जिस देश में प्राप्त होते हैं वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में केवल 2 स्थान प्राप्त होते हैं, जिनका नाम है सोर्तबुई और मुंडीगौक। ये 2 स्थान अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं। जबकि देखिए, अगर ध्यान दें, देखिए 981 भारत में स्थान प्राप्त हुए हैं और 2 है अफगानिस्तान में। हालांकि अभी तक भी, वर्तमान तक भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों का सर्वेक्षण जारी है। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज ये बात करेंगे कि वर्तमान में इस सभ्यता का क्या नाम होना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान में इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि
सर्वप्रथम जो स्थान खोजा गया वो खोजा गया था हड़प्पा, और इसी के नाम पर इसका नामकरण रखा गया हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान में इस सभ्यता का जो सबसे उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जिला मांदा, जम्मू, नदी किनारा है चिनाब। उत्तर में मांदा जिला जम्मू से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, और नदी किनारा है परवरा। इधर आते हैं पूर्व में। पूर्व में देखिए आलमगीरपुर, जिला मेरठ, यूपी, और यहां नदी किनारा आएगा हिंडन। पश्चिम में आ जाइए, सुत का गेंडू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और यहां नदी किनारा होगा दाश्क। फिर देखिए एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थान कौन सा है? मांदा। कहां है? जम्मू। और मांदा किस नदी के किनारे है? चिनाब। दक्षिण में आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दाइमाबाद। कहां है? महाराष्ट्र में। नदी किनारा परवरा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम पूर्वी स्थान आलमगीरपुर, जिला मेरठ, यूपी। नदी किनारा है हिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम पश्चिमी स्थान सुत का गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। कौन सी नदी है? दाश्क। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिणतम बिंदु की दूरी है 1400 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम यह लंबाई 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हालांकि बहुत सी पुस्तकों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ प्राप्त होता है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम सही क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। यह इसका आकार है। तो देखिए, फिर से देख लीजिए,
सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थान जिला मांदा, जम्मू, नदी किनारा चिनाब। दक्षिणतम बिंदु है दायनमाबाद, महाराष्ट्र, नदी किनारा परवरा। एकदम पूर्वी स्थान आलमगीरपुर, जिला मेरठ, यूपी, नदी किनारा हिंडन। तथा पश्चिमी स्थान है सुदका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और नदी किनारा है दाश्क। उत्तर से दक्षिण तम बिंदु की दूरी 1400 किलोमीटर, या आप यूं कह सकते हैं कि मांदा और दायमाबाद के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर। इधर देख लीजिए, आलमगीरपुर और सुदका गेंडोर के मध्य जो दूरी आ रही है वो है 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तथा इसका आकार है त्रिभुजाकार। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखते हैं। देखिए तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कार्बन 14 डेटिंग विधि, कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मिलता है। कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय प्राप्त होता है वो समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है, जो कि किस आधार पर है, कार्बन 14 डेटिंग विधि। कार्बन 14 डेटिंग विधि, कार्बन 14 डेटिंग विधि के जनक अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लेवी थे। देखिए, कार्बन 14 डेटिंग विधि के जनक कौन थे? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जिनका नाम था V.F. लेवी। V.F. लेवी ने 1946 ईस्वी में कार्बन 14 डेटिंग विधि का आविष्कार किया और इस कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारित किया गया वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। अब अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सबसे पहले बात तो अपन ये करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपन किस काल में रख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यताएं देखिए क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहली बात, पहली विशेषता है इसकी, आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। मैंने आपको आद्य ऐतिहासिक में ये कहा था कि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं सका। उसको क्या कहेंगे अपन? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और उस समय भी मैंने आपको कहा था कि इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अपन जिस सभ्यता का अध्ययन करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो देखिए, दूसरी बात, पहली बात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में है? आद्य ऐतिहासिक काल की है। दूसरा है, आप इसको किस में रखेंगे? इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए,
मानव प्रारंभ में धातु से अपरिचित था और मानव के जितने भी औजार थे वो या तो पत्थर से निर्मित थे या हड्डियों से निर्मित थे। लेकिन मानव जो सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ वो धातु था तांबा। बाद में मानव ने पाषाण औजारों के साथ साथ ताम्र औजारों को भी काम में लिया, तो वो सभ्यता ताम्र पाषाणी काल हो गई। लेकिन इस काल में कांस्य का बहुतायत से प्रयोग किया गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है तथा कांस्य युगीन सभ्यता है। यह हुई इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसा है? मातृसत्तात्मक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। देखिए, हालांकि लिखित अवशेष दस्तावेज प्राप्त होते हैं लेकिन इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी विद्वानों का अनुमान है कि इसका जो समाज था वो क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। पता कैसे चलता है? उत्खनन में नारी मूर्तियों की अधिकता। क्या है? उत्खनन में नारी मूर्तियों की अधिकता है और नारी मूर्तियों की अधिकता के कारण विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज बताया है। अगली विशेषता लेते हैं। अगली विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। अर्थात भारत में पहली बार नगरों का उदय किस काल में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। अगली विशेषता लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता तथा व्यावसायिक सभ्यता थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार उन्नत अवस्था में था। इसे व्यावसायिक सभ्यता भी कह सकते हैं, व्यापारिक सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए कैसी थी? कृषि प्रधान सभ्यता थी, व्यावसायिक सभ्यता थी, या आप इसे यूं कहेंगे कि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी। अगली विशेषता देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा प्रचलन नहीं था। तो फिर लेन देन का क्या माध्यम था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लेन देन का माध्यम था वस्तु विनिमय। मुद्रा प्रचलन नहीं है, अर्थात सिक्के रुपए से सिंधु घाटी सभ्यता अपरिचित थी। इसमें किसी प्रकार का मुद्रा प्रचलन नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रचलन में था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु, यह सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था। अगली बात देखते हैं, अगली विशेषता देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता घोड़ा, लोहा आदि से अपरिचित थी। देखिए,
यही मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, यद्यपि लोथल, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो, आदि स्थानों से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद भी विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता को घोड़े से अपरिचित मानते हैं। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाट बटकरे, या आप यूं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता माप तोल से परिचित थी तथा इसके बाट बटकरे 16 के गुणक में थे। किस गुणक में थे? 16 के गुणक में थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता माप और तोल से परिचित थी और उसके बाट बटकरे किसमें? 16 के गुणक में थे। अगली बात देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलन में था, लेकिन मंदिर के कहीं से अवशेष प्राप्त नहीं होते। मूर्ति पूजा तो है, लेकिन मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। अगली बात देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम विश्व में कपास की खेती करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि कपास की जननी जो भूमि है वो कौन सी है? भारत भूमि है। सर्वप्रथम भारत में ही कपास की खेती हुई और कहां हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता कपास से परिचित थे। अगली बात देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सिंधु। सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु, सबसे पवित्र पशु था एक श्रृंगी पशु। सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल, और सबसे पवित्र जो पक्षी था वो था फाख्ता, कबूतर, कमेड़ी, बतख। फाख्ता सबसे पवित्र पक्षी था। सिंधु घाटी सभ्यता सूर्य पूजा से परिचित थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। फिर सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी, व्यापारिक अर्थात व्यवसायिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृशतात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े एवं लोहे से अपरिचित थी। सिंधु घाटी सभ्यता माप तोल से परिचित थी तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बाट बटकरे 16 के गुणक में थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सिंधु थी। पवित्र पशु एक श्रृंगी पशु था, पवित्र वृक्ष पीपल था तथा पवित्र पक्षी फाख्ता था, और सूर्य पूजा से यह सभ्यता परिचित थी। अब अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की।
लिपि। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जिसे आप कह सकते हैं, देखिए किस तरह से है, आकार क्या है इसका। तो सबसे पहले तो अपन यही कह सकते हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अपन कह सकते हैं सर्पिलाकार। कई नाम है, तो देखिए क्या क्या नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कह सकते हैं, सर्पिलाकार। दूसरा अगर नाम ले तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि कहेंगे उसका नाम लेंगे अपन बुस्ट्रोफेदन भाव चित्रात्मक। इसी को अपन कह सकते हैं पिक्टोग्राफ। इसी को अपन कह सकते हैं संकेताक्षर। इसी को कह सकते हैं कीलाक्षर। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो इस तरह से है। तो इसको कहेंगे क्या, सर्पिलाकार, बुस्ट्रोफेदन, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ, संकेताक्षर, कीलाक्षर। सिंधु घाटी सभ्यता में 64 मूल चिन्ह है, 64 मूल चिन्ह है। तथा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में यदि अक्षरों की बात करें तो 250 से लेकर 400 तक अक्षर मिलते हैं। तो देखिए फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में जो मूल चिन्ह है वो चिन्ह कितने हैं, 64 चिन्ह है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में जो वर्ण है, अक्षर है, उन अक्षरों की संख्या है 250 से लेकर 400 तक। अब बात अपन करेंगे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को तमिल भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ने का दावा करते हैं एक विद्वान जिनका नाम है रेवरेंड हेरास। इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का दावा किया गया है। तो किसने, ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किसने पढ़ा है, रेवरेंड हेरास ने, वो भी तमिल भाषा में कन्वर्ट करके इसको पढ़ा गया है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता की मोटी मोटी विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में आप क्या कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान नाम हड़प्पा सभ्यता है, इसका एक कारण है। तो देखिए सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो सिंधु और सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे इसके स्थल खोजे गए, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में अन्य नदियों के किनारे भी इसके स्थान खोज लिए गए। तब विद्वानों में मतभेद हुआ कि आज इसका क्या नाम रखें। तो सर्वसम्मति से इस सभ्यता को वर्तमान में आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। यह इसका सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया उत्खनन होने वाला पहला स्थान था और विद्वानों ने इसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया हड़प्पा सभ्यता। तो अपन ने देखिए कुल मिला के अपन सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोटी मोटी विशेषताएं थी, उसकी लिपि है, उसका जो आकार प्रकार है, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थानों का अध्ययन करेंगे। कुल मिला के मैं आपको 8 से 10 तक स्थान बताऊंगा और इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले वाला जो स्थान है, जो सबसे पहले उत्खनित हुआ, खोजा गया, वो स्थान अपन पढ़ेंगे हड़प्पा। तो लीजिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान ले रहे हैं अपन हड़प्पा। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में हड़प्पा का उल्लेख मिलता है हरियूपिया के नाम से।
ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इसको कहा गया है हरियूपिया। तो लो भाई, अब अपन बात करेंगे सर्वप्रथम कि हड़प्पा सभ्यता कहां है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो, हड़प्पा की भौगोलिक स्थिति। हड़प्पा की भौगोलिक स्थिति देखिए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला और इसी मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम है शाहीवाल। तो देखिए भौगोलिक स्थिति में हड़प्पा कहां है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला और मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम है शाहीवाल जिला। नदी किनारा लेते हैं, कौन सी नदी के तट पर है? यह है रावी नदी के तट पर। और रावी नदी का भी कौन सा तट है? बायां तट। तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। अब बात करते हैं खोज एवं उत्खनन। तो देखिए, खोज एवं उत्खनन 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल, कौन थे? जॉन मार्शल। 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया दयाराम साहनी। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन कार्य किसके द्वारा हुआ? दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। अकेले दयाराम साहनी उत्खनन करता नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों ने उत्खनन करवाया समय समय पर। तो देखिए कब कब हुआ है। 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स, MS वत्स। 1946 में मार्टिमर वेलर। 1961-62 नील रतन बनर्जी। इनके द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया गया। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए, हड़प्पा है कहां? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला और मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम है शाहीवाल। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। रावी नदी का भी कौन सा तट है? बायां तट है। खोज एवं उत्खनन, खोज एवं उत्खनन सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, 1926 में माधो स्वरूप वत्स, 1946 में मार्टिमर व्हीलर, 1961-62 में नील रतन बनर्जी आदि के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया गया। अब उत्खनन में क्या क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं।
चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्खनित या उत्खनन में मिलने वाली वस्तुएं क्या क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तो अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र में एक छोटे से दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दुर्ग के अवशेष, गढ़ी के अवशेष। जो कि एक परकोटे में सुरक्षित था और इसका परकोटा जो था वो ईंटों से निर्मित था। तो एक तो मिलते हैं क्या? दुर्ग के अवशेष। 37 कब्रों का समूह है जिसे विद्वानों ने क्या नाम दिया है? R37 कहा है। एक मुहूर पर नारी मूर्ति और इस नारी मूर्ति का सिर नीचे और पांव ऊपर है तथा इसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। और इस नारी मूर्ति को मार्शल ने प्रकृति देवी का नाम दिया है। क्या कहा है इसको? प्रकृति देवी कहा गया है। आगे देखते हैं। कास्ट पेटिका, देवदार, देवदार की लकड़ी से निर्मित एक कास्ट पेटिका, श्रृंगार पेटिका, तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी, बारह कक्षों का अन्नागार जो कि 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में है और इनका मुंह रावी नदी की तरफ खुलता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल यातायात से परिचित थे। अगली बात लेते हैं। कांस्य से निर्मित दर्पण, सर्मिक, आवास, अनाज रखने के चबूतरे, स्वस्तिक का चिन्ह, गेहूं और जौ के अवशेष आदि चीजें हड़प्पा के उत्खनन से। तो देखिए भी
सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से जो उत्खनित वस्तुएं प्राप्त हुई है, अपन ने देखा क्या, एक छोटे से दुर्ग के अवशेष, 37 कब्रों का समूह है और इसे विद्वानों ने R37 का नाम दिया है। एक मुहूर पर नारी मूर्ति, और अपन ने चर्चा की कि यह नारी मूर्ति नग्न अवस्था में है, सिर नीचे और पैर ऊपर है, गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मार्शल महोदय ने इसे प्रकृति देवी का नाम दिया है। एक काष्ठ पेटिका है जो कि देवदार की लकड़ी से निर्मित है। श्रृंगार पेटिका है, तांबे से निर्मित एक इक्का गाड़ी, 12 कक्षों का अन्नागार जो कि 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में विभाजित है। कांस्य से निर्मित दर्पण, श्रमिक आवास, अनाज रखने के चबूतरे, स्वस्तिक का चिन्ह, गेहूं और जौ के अवशेष, ये चीजें जो मिलती है वो हड़प्पा से मिलती है। फिर एक देख लीजिए, हड़प्पा जिसे ऋग्वेद में हरी यूपिया कहा गया है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला, और मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम है शाहीवाल। शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। उत्खनन की बात कही अपन ने, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया गया। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स, 1946 में मार्टिमर व्हीलर, 1961-62 में नील रत्न बनर्जी, इन लोगों के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ और उत्खनन में जो चीजें मिली है उसका अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब इससे अगला जो स्थान लेंगे अपन, हड़प्पा के बाद में अगला स्थान अपन जिसका अध्ययन करेंगे वो है मोहनजोदड़ो। अगला स्थान है मोहनजोदड़ो। और देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यह मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो है सिंधी भाषा का। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का। तो अब बात यह है कि सिंधी भाषा में या मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, या इसको कहेंगे आप मृतकों का टीला। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति क्या है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का लरकाना जिला, और लरकाना जिला में जो नदी है वो नदी होगी सिंधु, और सिंधु का होगा दायां तट। लो पहली बात है, देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, या कहेंगे मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो है कहां? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंध का हरा भरा क्षेत्र है, और सिंध का हरा भरा क्षेत्र होने के कारण मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध का हरा भरा क्षेत्र है, और हरा भरा क्षेत्र होने के कारण इसको कहते हैं सिंध का नखलिस्तान। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज एवं उत्खनन। तो लीजिए, मोहनजोदड़ो की खोज एवं उत्खनन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी कब कर रहा है? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज एवं उत्खनन करवाया गया। आगे देखते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के उत्खनन में क्या क्या मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जो मिलने वाली चीजें हैं वो देखते हैं। विशाल स्नानागार, वृहत स्नानागार, द ग्रेट बाथरूम। देखिए दोस्तों, आकार प्रकार की चर्चा करेंगे इसकी। स्नानागार का आकार प्रकार, अगर टोटल पूरे स्नानागार का आकार प्रकार लेते हैं तो यह है 180 गुणा 108 फीट। यह तो है संपूर्ण स्नानागार का आकार। अब इसके मध्य में एक जल कुंड है, और इस जल कुंड का आकार है 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। अगर मीटर में इसको लेते हैं तो देखिए 11.33 गुणा 7.01 गुणा 2.43 मीटर। यह मीटर में इसका आकार है। मुख्य जलकुंड का आकार है। उत्तर और दक्षिण, उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। दक्षिणी पश्चिमी कॉर्नर इसमें एक मोरी वाल्व बना हुआ है जिससे गंदा जल बाहर निकाल दिया जाता था, तथा बरामदे के पीछे की तरफ 3 तरफ इसमें कमरे बने हुए थे जो संभवतः चेंजिंग रूम या फिर पुरोहित आवास रहे होंगे। एक कमरे में कुआं प्राप्त हुआ है और उसी कुएं से संभवतः इसमें जल डाला जाता था। इसके फर्श को पक्का करने के लिए खड़ी ईंटों को जिप्सम के द्वारा जोड़ा गया है
तथा बाहरी दीवारों पर बिटुमिन और जिप्सम का प्लास्टर किया गया है। इतिहासकार डी कोशाम्बी डी कोशाम्बी ने इसकी तुलना पुष्कर के साथ की है तथा मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। देखिए, इतिहासकार डी कोशाम्बी ने इसकी तुलना पुष्कर से की है तथा मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यदाकदा इस जलकुंड में जब कभी कोई धार्मिक अवसर होता था तब इसमें स्नान किया जाता था, तो इसका धार्मिक महत्व भी है। और ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की भारतीय संस्कृति को जो सबसे बड़ी देन है वो है धर्म। धार्मिक क्षेत्र की देन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। आगे देखते हैं, स्नानागार के अतिरिक्त हड़प्पा से भी बड़ा अन्नागार, अन्न भंडार यह प्राप्त होता है। पक्की सड़क, और सड़क भी कैसी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, समकोण पे काटती हुई सड़कें, और समकोण पे काटती हुई सड़कों को या तो आप कहेंगे क्या इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, या इसका दूसरा नाम देंगे अपन गिल्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति या इसको कहेंगे आप गिल्ड पद्धति। मुख्य सड़क 9 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़क के किनारे किनारे नालियों के अवशेष, और नाली भी कैसे ढकी हुई नालियों के अवशेष, अर्थात जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। विश्व की अन्य किसी भी सभ्यता में जल निकास प्रणाली का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता। आगे देखते हैं, एक कुएं के पास बिखरे हुए नर कंकाल नृत्यरत नारी मूर्ति, संभवतः ये कोई राज नर्तकी रही होगी। सूती कपड़े के अवशेष, हाथी का कपाल खंड, सीप से निर्मित पटरी, स्केल, अर्थात यह इस बात का प्रमाण है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापन पद्धति से परिचित थे। पुरोहित, आवास, सभा भवन, महाविद्यालय, महाविद्यालय भवन आद्य पशुपति शिव की मूर्ति, मार्शल ने नाम दिया है। सड़क के किनारे कुम्हार के 6 भट्ठे आदि चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो यह था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में देखिए, सबसे पहले तो अपन ने बात की ग्रेट बाथरूम, स्नानागार। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है तथा डीडी कोसांबी ने इसकी तुलना पुष्कर से की है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक धार्मिक या तीर्थ स्थान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यदा कदा धार्मिक अवसरों पर ही इसमें स्नान किया जाता था। इसके अतिरिक्त समकोण पे काटती हुई सड़कें, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहेंगे, इसे ग्रिड पद्धति कहेंगे। सड़क के किनारे सहारे सहारे नालियों के अवशेष, हड़प्पा से भी बड़ा अन्नागार, नृत्यरत नारी मूर्ति, सूती कपड़े के अवशेष, हाथी का कपाल खंड, कुएं के पास बिखरे हुए नरकंकाल, सीप से निर्मित पटरी, पुरोहित आवास, सभा भवन, महाविद्यालय भवन तथा आद्य पशुपति शिव की मूर्ति या अंकन और सड़क के किनारे कुम्हार के 6 भट्ठे। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।